हेलो, वेलकम बैक। आज आपके बीच मैं शेयर करने जा रहा हूं वेब मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो एक फाउंडेशन है वेब मैकेनिक्स का, जिसका नाम है डिब्रोगली वेव इक्वेशन। ओके, आइए देखते हैं डिब्रोगली वेव इक्वेशन कहता क्या है। यहाँ पे डिब्रोगली वेव इक्वेशन जो है हमारा, वो दिया गया था बाय लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली दिया कब किया गया था? 1924 में। कहीं कहीं आपको 1923 भी लिखा मिल जाता है, बट 24 है, ये ध्यान रखेंगे। कहता है कि डिब्रोगली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ, डिब्रोगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसका नाम था वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी। अब बात यह आती है कि वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी है क्या। तो कहता है यहां पर कि वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी मीन्स दैट particles can behave like waves and waves can behave like a particle as well। मतलब पार्टिकल जो है वो वेव के जैसा बिहेव करता है, साथ ही साथ वेव भी हैं जो पार्टिकल के साथ जैसा बिहेव कर सकते हैं। ये कहना किसका था? डिब्रोगली का कहना था। फिर वो क्लियर करते हैं एक वर्ड बोलकर, एक सेंटेंस बोलकर। कहते हैं वो डिब्रोगली, he also said to clear the concept that all the moving particle has wave like character। मतलब जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो भी कैसे पार्टिकल, ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जितने भी हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसके पास कैसा नेचर है? वेव नेचर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था डिब्रोगली ने, वो कैसे दिया था? तो इसने क्या किया था? आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया था। तो आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट कब आया था? तो 1905 में आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट के पास दो नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। उसी के कॉन्सेप्ट को, यानी आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को ही डिब्रोगली ने एक्सटेंड कर दिया, जिसको मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है आपके लिए। कहता है ही एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइंस्टीन, जो 1905 में आई थी, जो क्या था? तो कहता है विच वॉज दैट लाइट शोज डुअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव एज वेल। आई होप यहां पर इंट्रोडक्शन आपका डिब्रोगली का आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिब्रोगली इक्वेशन को। ओके, ये एक शुरुआत में तो एक तरह से कहिए हाइपोथेसिस ही था, क्योंकि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन हुई है उसने जर्मन एंड डेविसन ने किया था। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके इक्वेशन को। ठीक, तो कहता है कि ही सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट किया था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है जिसका मास m हो और वो मूव कर रहा हो वेलोसिटी v से, तो ऑब्वियस है कि वो पार्टिकल है, साथ साथ उसके पास वेव नेचर है। तो कहता है वो एसोसिएटेड रहेगा वेव के वेवलेंथ से, वेव के वेवलेंथ से। तो इन्होंने क्या किया, डिब्रोगली ने लैम्डा एम, मास एम कर दीजिए इसको, है ना, एम मान लीजिए, मास एम। तो इन तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन दिया, जिसका फॉर्मूला आया लैम्डा बराबर एच बाय एम बी, जहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव पार्टिकल, वेव। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। और भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब क्या है कि जो पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल मास, जिसका मास एम हो और वो v वेलोसिटी से मूव करे, तो उसका दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मोमेंटम। ठीक है, यहां मैंने भी लिखा है mv बराबर मोमेंटम, जो p से डिनोट करते हैं। तो इस जो इक्वेशन है, ये जो हमारा, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, तो इस इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं लैम्डा बराबर एच बाई पी। ओके, यहां तक आपको समझ आया? ये रहा हमारा डिब्रोगली इक्वेशन, वेव इक्वेशन बोलो या फिर डिब्रोगली इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डिब्रोगली वेव इक्वेशन, जो हमारा है लैम्डा बराबर एच बाई एम बी या फिर एच बाई पी। पी हमारा यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है, और मोमेंटम बराबर होता है एम भी। ओके, और मोमेंटम कौन सा मोमेंटम है? ये तो लीनियर मोमेंटम है, ये याद रखेंगे। तो कहता है कि इसकी डेरिवेशन के लिए हमको दो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और एक हमारा है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, मास वेलोसिटी जो रिलेशन होता है उसका रिलेशन से हम लोग इसको डिराइव करेंगे। तो पहले हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है,
तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, E बराबर एच न्यू, और एच न्यू क्या है, हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, ये हमारा फोटोन की एनर्जी है, तो यही है E बराबर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या है कि हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी की कहीं जिक्र अभी यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यू फ्रीक्वेंसी को यहाँ से हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा, और न्यू बराबर मतलब सी बाय लैम्डा। अब इसी न्यू के जगह पे हमने पुट कर दिया है सी बाय लैम्डा, और सी बाय लैम्डा जैसे पुट किया तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ई बराबर एस सी बाय लैम्डा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे किसका, आइंस्टीन के रिलेशन का, ठीक है, तो आइंस्टीन के रिलेशन को लेते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट से, ध्यान रखेंगे ये जो आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिया है E बराबर mc स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, मास एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है, तो E बराबर mc स्क्वायर हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है हमारा E बराबर mc स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, E बराबर एस सी बाय लैम्डा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूं, नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 4 and 5 we get, क्या है, देखिए सिंपल सी बात, ये भी जो एनर्जी है एक तरह से एनर्जी मास रिलेशनशिप वो लाइट से रिलेटेड ही है, फोटोन से ही रिलेटेड है, तो E हमारा और यहाँ भी दोनों जो है हमारा बराबर है, तो हम इसको इक्वेट करते हैं, तो हो गया मेरा क्या, mc स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एस सी बाय लैम्डा, ओके। अब क्या है कि यहाँ से एक सी और ये सी एक कैंसिल हो जाएगी, जैसे ही कैंसिल होगा हम क्या लिखेंगे, mc बराबर h बाय लैम्डा। अब हो क्या रहा है, सिंपल समझ लीजिए, अब क्या कर सकते हैं कि लैम्डा बराबर लिख सकते हैं h बाय mc, ठीक। अब तो ये तो हमारा लाइट का रिलेशन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेशन आप 6 मान लीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे एक पॉइंट, हेयर c can be written as v due to particle nature, due to particle wave particle duality, due to wave particle duality। देखिए हमको पता था कि c तो स्पीड ऑफ लाइट है, फोटोन का एनर्जी है, c का स्पीड है, फोटोन की स्पीड है, लेकिन और ये भी कॉन्सेप्ट में हम सीख चुके हैं कि वेव और पार्टिकल की दोनों की नेचर क्या है, मूविंग अगर पार्टिकल है तो उसके पास वेव नेचर है, और लाइट के पास भी वेव नेचर साथ साथ पार्टिकल नेचर है, तो c को हम कन्वर्ट कर सकते हैं v के रूप में, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, तो जैसे ही v के रूप में लिख सकते हैं तो होगा क्या, यही इक्वेशन 6 को हम कन्वर्ट करेंगे, अब can be written as v due to wave particle duality, then equation 6 becomes, तो इक्वेशन 6 becomes मतलब क्या, इक्वेशन 6 क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन 6 बन जाएगा लैम्डा बराबर h बाय mv, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड de Broglie wave equation। आई होप इसकी डेरिवेशन आपको समझ आई। चलिए अब देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो किसने किया था, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि डी ब्रोगली जो था इक्वेशन जो दिए थे वो हाइपोथेसिस के बेसिस पर दिए थे, बट 3 साल के बाद यानी कि 1927 में डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट कर बता दिया कि इसकी जो थेसिस है वो सही है, ठीक है, वही मैंने लिख दिया है, देख लीजिए, एक लाइन में याद रख सकते हैं कि इनकी एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, तो डेविसन और जर्मन ने किया था 1927 में डिफ्रैक्शन मेथड की मदद से, ठीक है, निकेल का यूज किया था उसने,
और उसकी मदद से बताया था। यहाँ पे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो क्या महत्व रखता है, तो कहता है कि इट एक्सप्लेन्स क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स इन बोर थ्योरी। बोर थ्योरी यानी ऑर्बिट जो है उसका क्वांटाइज्ड है, उसको समझाया था। जैसे बोर की थ्योरी से जो आपका एक है टर्म याद रखेंगे 2 पाई आर बराबर एन लेमडा, है ना। ये जो है 2 पाई आर बराबर एन लेमडा, तो 2 पाई आर तो पेरीमीटर हो गया ना ऑर्बिट का, सर्कुलर पाथ है हमारा है जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। अब लेमडा इलेक्ट्रॉन है वहां पर, और इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल, लेकिन साथ साथ ये समझाया कि वो वेव नेचर भी रखता है, तो वहां पे आ गया लेमडा। तो यही टर्म है हमारा जो बता रहा है ये वाला पहला 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। एन हमारा क्या है 1 2 3 4 5 यानी ये नंबर है। ओके, तो इस तरह से ये पहला हुआ कि ऑर्बिट कैसे हैं, क्वांटाइज्ड हैं, 2 पाई आर बराबर एन लेमडा। नेक्स्ट कहता है कि फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है, डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन है, ठीक है। इसको भी हम आगे समझेंगे और कहाँ यूज होता है वो मैं उस समय बताऊंगा जरूर। फिर कहता है कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो यूज कहाँ पे होता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, साथ ही साथ डिफ्रैक्शन टेक्निक्स में। ओके, याद रखेंगे। अब देखते हैं लिमिटेशंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो था नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक, तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि माइक्रो के लिए केवल ये वैलिड है, जबकि मैक्रो के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरा, डी ब्रोगली इक्वेशन जो था वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को साथ साथ निकाला जा सकता है, पता किया जा सकता है, इसको भी समझा नहीं पाया। जो कॉन्सेप्ट को हाइजेनबर्ग ने भी रिस्ट्रिक्ट किया था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिमिटेशंस में क्या लिखा है, इट डज नॉट डिस्क्राइब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, यहां तक आपको समझ आया। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला को लिखूंगा लैम्डा बराबर एच एम भी को रिलेट करते हुए, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन यानी लैम्डा बराबर एच बाय एम भी को कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्मूलाज में। ओके, जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हुआ लैम्डा बराबर एच बाय एम भी, जो कि हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, और यहाँ मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ बाय एम बी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। ये किसका होता है, मूविंग पार्टिकल की एनर्जी, और ऑब्वियस है कि मूविंग पार्टिकल के लिए ही कहानी चल रहा है, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसके रूप में हमको पकड़ना है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम को मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये 2m हो गया। अब ये जो एम भी है, यहाँ पे जो एम भी है, अब क्या है कि मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एम भी का होल स्क्वायर बाय 2m। अब एम भी के जगह पे लेमडा बाय एच पुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, एच बाय लेमडा को पुट कर दिया। एच बाय लेमडा को जैसे पुट करेंगे हमारा निकल कर ये आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल कर आ रहा है, लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, जहां पे एम क्या है, मास है। ओके, मास ऑफ द पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ये समझ आ गया। अब क्या है, इसी इक्वेशन को फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस में कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ही अगर है वो मूव कर रहा है, ठीक है, विथ पोटेंशियल डिफरेंस भी, तब उस केस में क्या होगा, तो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ही होता है, और ये दोनों इक्वेशन जो बराबर होते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर बोलो या फिर ईवी बोलो, है ना। ये क्या है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल बोल दीजिए उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या कर देंगे, ईवी को बैठा देंगे, और ईवी को जैसे बिठाएंगे हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल से रिलेट करके, और ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन से, ठीक है। अब इसी को क्या है ना, हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर 12.27 अंडर रूट भी एंगस्ट्रम। कभी कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई ऐसी पार्टिकल मास दे दे, इलेक्ट्रॉन ना बोले, केवल कह दे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट की गई है पोटेंशियल डिफरेंस भी से, और उसका डाटा दिया हो, और सिंपल कह देगा लैम्डा निकालो, तो ये भी आप डाटा को याद करके निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये चलेगा, बट इसको भी चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा।
ठीक है, थैंक यू।